brief overview. FEV1 is forced expiratory volume in 1 second. मीन्स ये ऐसा कहना चाहता है कि आप कितनी जोर से हवा बाहर दे सकते हो 1 सेकेंड में, उसका मेजर जो हम लेते हैं वो है हमारा FEV1। FVC क्या है? हमारा फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आता है तो हमको क्या चेक करना होता है, क्या नहीं करना, हम डायरेक्ट वो सारी चीजों पे चलते हैं। ये सारे के मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए होंगे। जो नहीं किए तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, मैं आपके सारे आंसर्स क्लियर। आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन आंसर इट ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्टिव के, आप इसको भी आंसर कर लीजिए। मैं अभी पॉज लेता हूँ 2 मिनट का, और आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप दे सकते हो आंसर। ठीक है, चलो मेन चीज आ गया हमारा। ये ये लर्न कर लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये जो नोट है ये नोट लर्न कर दो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से सॉल्व हो जाएंगे। पहले कोई भी क्वेश्चन आता है उसका हमको क्या चेक करना होता है? रेशियो। ठीक है, रेशियो चेक करो। लेस देन 70% है तो क्या आएगा हमारा? ऑब्स्ट्रक्टिव। ग्रेटर देन 70% क्या होता है हमारा? रिस्ट्रिक्टिव। देखो, लेस देन ऑब्स्ट्रक्टिव, ग्रेटर देन 70% वो हमारा क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टिव। फिर हम लोग FEV1 की वैल्यू चेक करते हैं। क्या होता है हमारा? नॉर्मल। रिस्ट्रिक्टिव में FEV1 हमारा क्या होता है? नॉर्मल। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है? कम होता है। कितना? लेस देन 80%। और FEV1 क्या है हमारा? नॉर्मल होता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है हमारा? डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी दूसरी चीज चेक करो। FEV1 हमने चेक कर लिया। FEV1 नॉर्मल कितना है हमारा? 80%। ठीक है, लेस देन 80% ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है, लेस देन 80%, again I'm showing you an arrow, less than 80% obstructive। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ही है स्लाइड में। FEV1 क्या है हमारा? लेस देन 80%। और हमारा रिस्ट्रिक्टिव में FEV1 क्या है? नॉर्मल। FVC क्या है हमारा? इंक्रीज और डिक्रीज्ड। क्या है हमारा? FV1 क्या है हमारा? नॉर्मल। FVC क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज। FEV1 और FVC का रेशियो क्या है? अभी हमने डिस्कस किया ना, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? FVC ड्रेस्टिकली डिक्रीज। दोनों सिचुएशन में FVC डिक्रीज होता है, बट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में। मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्ट करता है तो लंग, टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गई हमारी? डिक्रीज। तो टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा आरवी भी क्या होगा? डिक्रीज। बट FEV1 और FEC क्या रेशियो होगा? इंक्रीज। ठीक है, सारी चीजें क्या होती है रिस्ट्रिक्टिव में? डिक्रीज, एक्सेप्ट वन थिंग, द रेशियो। ये चीज याद रख लेना आप। दूसरी चीज यहाँ पे याद रख लो आपकी। FEV1 क्या है हमारा? लेस देन 80% है। FVC क्या है हमारा? नॉर्मल है। या फिर डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता ही है, बट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रिस्ट्रिक्टिव में। ऑब्स्ट्रक्टिव में इतना नहीं ही होता। ओवरऑल रेशियो क्या होगा हमारा? इंक्रीज और डिक्रीज। ओवरऑल रेशियो डिक्रीज। व्हाट अबाउट द RV? इंक्रीज। TLC इंक्रीज। ओके, ये सारी चीजें आप याद रख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या याद रखना, क्या चेक करना है अपने को? रेशियो। फिर रेशियो होने के बाद क्या करना है? FEV1। FEV1 के बाद क्या करना है? FVC।
फिर क्या चेक करना है, आरवी, फिर क्या करना है, टीएलसी, और फिर अपने को पेशेंट को ये सारे प्रोसीजर है डायग्नोसिस के। फिर अपने को पेशेंट को बताना है कि भाई तू रिस्ट्रिक्टिव है या फिर तू ऑब्स्ट्रक्टिव है। ठीक है, बट आज हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव का डिजीज है एम्फाइसीमा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, स्मोकर्स, यानी कि जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उसमें ये डिजीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये हमारी एम्फाइसीमा एल्वियोलाई है। आप ये दे सक आप एम्फाइसीमा वाली एल्वियोलाई में पिक्चर में देख सकते हो कि इधर बहुत सारी एल्वियोलाई क्या हो गई है, बर्स्ट हो गई है। आप इधर देख सकते हो आपके लंग्स एम्फाइसीमा के, और ये आप अपने नॉर्मल्स देख सकते हो। ये जस्ट अ पिक्चर है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्फाइसीमा क्या है, हमने आगे ही डिस्कस कर लिया। ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये लॉन्ग टर्म है, यानी आपको मिनिमम 10 years लगते हैं ये डिजीज आने में। पेशेंट पे डिपेंड करता है, बट according to now research we can say that minimum it takes 10 years to show the reflex, mild symptoms, not that severe one। ये कौन क्या है, प्रोग्रेसिव है, और मेन चीज क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। पहले ऑब्स्ट्रक्टिव है, लॉन्ग टर्म है, आपको एक बार, दो बार, 1 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में नहीं होंगी। जो क्रॉनिक स्मोकर्स है उनमें होगी। प्रोग्रेसिव है, एक चीज आप देखो, टाइम बढ़ेगा और आप वो जो चीज रिपीट कर रहे हो उसके आप हैबिट्यूड बन जाओगे, तो वो चीज क्या होगी, दोनों बढ़ेगी। आप अभी 9th में हो तो आप 10th में जाओगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेस है, बट आप 9th से 8th में आ सकते हो क्या, नहीं आ सकते हो। वैसा ही है कि आप प्रोग्रेसिव का मतलब आप सब जानते हो, बट मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। और इरिवर्सिबल है, यानी आप 9th में से 8th में वापस नहीं आ सकते। वैसे ही सेम है कि आप इस डिजीज को रिवर्स नहीं कर सकते, यानी इसका कोई कंप्लीट क्योर अभी तक नहीं है। ठीक है, ये इस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट एन बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये डेफिनेशन अपने आप में है। Emphysema is an obstructive, long-term, progressive and irreversible disease। तो एम्फाइसीमा की पूरी डेफिनेशन है, मैंने इसको पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको भी याद रह सकता है। ठीक है, दूसरी चीज अभी इधर से मेन है, आपने अभी तक नोटबुक या ऐसा कुछ नहीं लिया हो नोट डाउन करने के लिए तो ले लीजिए। इधर से मेन चीज आती है, हमारे नोज से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ तक, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक हमारा क्या है, कंडक्टिंग जोन। यहाँ तक एयर का इनफ्लो है और उसका आउटफ्लो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनटेक इन रेड वन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन ब्लू। और ये रेड के नीचे जितना भी पोर्शन है ना यहाँ पे, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फाइसीमा में। ये बेसिकली क्या है, हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में अंदर कौन कौन इन्वॉल्व करता है वो आप ध्यान से देख लेना। मैं हाईलाइट अभी रिमूव कर देता हूँ और पिक्चर को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि रेस्पिरेटरी जोन में हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। इधर मैक्सिमम एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट।
तो हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। अब ध्यान से देख लो कि रेस्पिरेटरी जोन के पार्ट्स क्या है, तो आपको आगे वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को आपको पॉज करना है तो पॉज कर लो इधर और देख लो। रेस्पिरेटरी bronchioles, alveolar duct, alveoli are the part of respiratory zone. मैंने इधर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंकियल्स टू alveoli we called it respiratory zone, and from nose to bronchioles we called it conducting zone. अब कंडक्टिंग जोन के पार्ट्स अभी याद नहीं करोगे तो चलेगा इस वीडियो के लिए, बट रेस्पिरेटरी के आप याद कर लें। ठीक है, याद कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि रेस्पिरेटरी जोन बहुत इम्पोर्टेंट है एम्फाइसीमा में। तो क्यों? क्योंकि एम्फाइसीमा क्यों कॉज होता है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी जोन डैमेज होता है, इसलिए हमारा एम्फाइसीमा कॉज होता है। एम्फाइसीमा बेसिकली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी जोन बाय डैमेजिंग द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। कैसे होते हैं एम्फाइसीमा में, कितने पार्ट्स है, मॉर्फोलॉजिकली क्या है, वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्रॉनिक स्मोकर्स जो होते हैं उनमें एम्फाइसीमा होता है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। आप अभी इधर नोटबुक ले लो, मैं भी जो चीज सारी डिक्टेट करूंगा वो आप लिख लेना। ठीक है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन क्या है बेसिकली, उसका फंक्शन क्या है? वो बेसिकली प्रोड्यूस किस में होता है? प्रोड्यूस होता है हमारा लीवर में। दूसरा उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। और दूसरा क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम इन्फ्लामेशन। यानी ये हमारा नॉर्मल बलून है जिसमें एयर है, तो ये ऐसा है। ठीक है, और ये हमारा एयर इन वाला बलून है। मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ, वो क्लियर आपको एल्वियोलाई का, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल एयर इनसाइड आई, हमारी नॉर्मल एल्वियोलाई है ये हमारी। यहाँ पे एयर इनसाइड आई तो ये स्वेल हो गया। ठीक है, बलून पूरा। और एयर चली गई तो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एल्वियोलाई फंक्शन है। जब अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती तो ये चीज होती है, बट अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तब क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एल्वियोलाई है, ये हमारा एल्वियोलाई है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी मेंटेन होती है ये मेंटेन नहीं होती, और ये जो इलास्टिक फाइबर्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाते। सपोजिंग ये हमारा रबर बैंड है आफ्टर स्ट्रेच्ड, और ये हमारा रबर बैंड है बिफोर स्ट्रेच। तो हमने बहुत टाइम तक रबर बैंड को स्ट्रेच रखा तो उसकी साइज क्या हो गई? ये साइज उसकी रिटेन हो गई, जो ब्लू कलर में है ऊपर देख सकते हो आप। तो वो ये वही पोजीशन में रहेगा, रहा। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा नहीं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन है तो क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आ नहीं सकती, तो पर्सन को क्या फील होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम डिस्निया डिस्निया भी बोलते हैं। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मैं डिस्निया बोलता हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसका स्पेल है DYSPNE। मैं आपको दे देता हूँ, ये मैंने स्लाइड में मेंशन किया ही है, तो हम लोग सिम्टम्स के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, पैसेज क्या हो गया? नैरो हो गया।
तो पेशेंट को क्या फील होगा, इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिसिटी इलास्टिक फाइबर्स क्या हो गए, लॉस हो गए, तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो पेशेंट फेस कर सकता है। ठीक है, अब एक दूसरा मैकेनिज्म है, वो मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फ्लामेशन। कुछ भी चीज का इन्फ्लामेशन होता है तो उधर हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज सेल्स आते हैं, वो इन्फ्लामेशंस को रिमूव करने के लिए वो क्या रिलीज करते हैं, साइटोकाइनिन्स रिलीज करते हैं। फिर क्या रिलीज करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज सेल्स रिलीज करते हैं साइटोकाइनिन सेल्स, इलास्टिन एंड प्रोटीज। और इलास्टिन और प्रोटीज का क्या करते हैं, इलास्टिन इलास्टिन फाइबर्स जो है हमारे, इलास्टिन फाइबर्स को इला, इलास्टिन और प्रोटीज आर बीइंग डैमेज्ड, वो हमारे क्या होते हैं, आर बीइंग डैमेज्ड बाय इलास्टिन एंड प्रोटीज। मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीज डैमेज करता है इलास्टिन फाइबर्स को, इलास्टिन फाइबर्स डैमेज हो गए तो क्या होगा, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे तो क्या होगा, एयर एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो सकता। ठीक है, लॉस इलास्टिक रिकॉइल आप ये देख सकते हो। और हम जो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन करते हैं तो इलास्टिन फाइबर्स क्या करता है, वो ओपन रखता है। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपकी बॉडी में कुछ यानी ट्रेकिया में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, पूरा मैकेनिज्म में रिपीट कर रहा हूँ। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन होगा तो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज सेल्स आएंगे, वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे साइटोकाइनेंस, इलास्टिन एंड प्रोटीएस। प्रोटीएस क्या करता है, इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, इलास्टिन फाइबर्स को इनहिबिट करता है। इलास्टिन फाइबर्स इनहिबिट होता है तो क्या होता है, हमारे पैसेज नैरो हो जाता है, तो एयर एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो सकता, तो तो एल्वियोलाई का शेप क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा, यानी ब्लो रहेगा, यानी बड़ा रहेगा, ब्लो रहेगा, आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा दिखेगा, बैरल चेस्ट आप इधर देख सकते हो। पेशेंट का चेस्ट कैसा है, ये नॉर्मल चेस्ट है। आप पेशेंट जब आता है तब क्या देख सकते हो ऐसा, फिजिकल एग्जामिनेशन में बैरल चेस्ट आप देख सकते हो। क्या होगा, the chest your been swell because of your alveoli। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैरल चेस्ट। ठीक है, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन यू विल गेट टू नो दैट बैरल चेस्ट, इलास्टिसिटी रिकॉइल नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। इनहेलिंग टॉक्सिन्स भी एक और रीजन है, यानी आप फैक्ट्री में ऐसी काम करते हो, वहां पे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो आप लॉन्ग टर्म उधर काम करते हो 20 साल 30 साल, तो आप में भी ये डिजीज हो सकता है। बट सबसे ज्यादा किस में होता है, क्रॉनिक स्मोकर में। और अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी बेसिकली जेनेटिक्स कह सकते हैं, जेनेटिक्स डेफिशिएंसी है, जेनेटिक्स की वजह से होता है मोस्टली, आप ये कह सकते हो। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज सेल्स आते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं साइटोकाइनेंस, प्रोटीएज एंड इलास्टिन। इलास्टिन रिले प्रोटीएज और इलास्टिन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, किसको इनहिबिट करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज है, साइटोकाइनिन है वो किसी को इनहिबिट नहीं करता, ओनली इलास्टिन
and protease. And among elastin and protease doing more. Inhibit to what? Elastin fiber. It inhibits more what? Elastin fibers. Elastin fibers are inhibited, then what happen? Elastic recoil is got inhibited. Elastic recoils got inhibited. Elastic recoil can't get inhibited, then what happen? Barrel chest. Barrel chest. Barrel chest on you see the patients have a barrel chest, and what you see again? Shortness of breath. Okay. So let me go again in deep. There are we are dividing morphologically three types of emphysema. Centrilobular, pen, panacea, panlobular, and paraseptal. We divided, and on the base of morphological, we divided emphysema in three parts: centrilobular, panlobular, and paraseptal. As the name suggests, centrilobular, we see that what is this? What is this? This is the. Let me draw a whole diagram, then you will get to know. What hole this we called it? What are the main cause where the damage occurs in emphysema? In respiratory zone. What is this? This is the respiratory zone. Okay, I tell you to learn that name. What is this? Respiratory bronchioles. What is this? Alveolar duct. And what is this? This is alveoli. Okay, what is the centrilobular? Centrilobular happens the inflammation in where the inflammation occurs. In centrilobular, the inflammations occurs in respiratory bronchioles. And the main cause of this centrilobular inflammation in centrilobular, if the patient has centrilobular emphysema, so you saw the inflammation where? In respiratory bronchioles. Okay. By CT scan, you can get to know that upper half of the lung has been damaged, and those who are the chronic smokers, in which there will be, you see the centrilobular emphysema, panlobular emphysema, which is the most common among them. That is, centrilobular is the most common emphysema because every people smokes, and because of the pollution and all those things happen. So most common is centrilobular. Let me see you that X-ray. You can see that centrilobular begins in respiratory bronchioles and it spreads to the periphery, means the main inflammation you can see in respiratory bronchioles, and then it spreads to the whole. Okay, it damages the upper half of the lungs and the main cause is cigarette. Okay, you can see here clearly that your lungs are completely seen dark, and here you can see that white holes, means this is the normal lungs. When you do the CT scan of your lungs of healthy person, you find this type of lung. But those who are the chronic smokers or emphysema, they have this type of the lungs, means they are so tightly packed, so you can't see anything.
Let me remove all this. You can see clearly by seeing the arrow. Okay. So let me go to that panlobulars. So panlobulars, what they do? They damage the whole respiratory zone. Means they are not first damage like respiratory bronchioles and then it spread to periphery. Whole respiratory zone has been affected because of what? Alpha 1 antitrypsin deficiency. Because of the alpha 1 antitrypsin deficiency, the whole lung has been damaged. When you do the CT scan, and so you can see that the lower half of the lung has been filled with air. Okay, so let me show you a picture, a radiographic picture. You can see here there is a normal lung, and you can see here that whole dark thing. Let me point out this arrows. Just see it clearly. Okay, let me go in more deep. Paraseptal or distal acneal, as the name suggests, paraseptal means in the periphery of the lung there will be damage. Here, no respiratory zone is involved. Here means the respiratory alveoli is normal. Means here elastin fibers are not got damaged, but yes, alveolar duct has been little bit got damaged, but respiratory alveoli. So the patient, it's not that much risky compared to above two. So it's good, quite enough. We can say that. So the pleural parts of the lungs are involved. Means here the pleural parts are got damaged and involved and distal ducts and alveolar sac. Okay, you can see here that the pleural part of pleural cavity of the lungs get damaged. Okay, that clinical manifestation when the person, these all are things that are normal. I will explain those who are needed. Coughing in morning, coughing, clear sputum, wheezing sound. When the patient would come with a doctor, his heartbeat is produce some abnormal sound or wheezing sound. So then we can tell that patient to go for CT scan. We ask his histories and all. We will discuss it. Shortness of breath activity, I already explained you that alpha 1 antitrypsin deficiency elastin fibers got damaged and that the patient feels shortness of breath. Decreased exercise tolerance, when you are, this all symptoms are very much common. You feel that you have emphysema, but don't worry, you don't have emphysema because those symptoms are very much common. Every symptoms are common. So don't, by seeing the video, don't judge yourself that you have disease. Okay. Yeah, when the patient came, they are increased shortness of breath in severe cases. Okay, rapid breathing, choking sensation. You feel that something is blocked or you can't take the proper air. You feel that something is there in lungs like water and something like that. Cyanosis, your body is turning blue, your nails and fatigue, thick muscles, swelling legs, in ankle, barrel chest. Yes, this is important. All among all of this, all these symptoms are very much common up to a limit, but barrel chest is the only one we can say that the patient have that obstructive disease and we can diagnose him further. Okay, so what are the diagnoses? Before exam, first you have to take the patient history, then you have to physically examination. Then I can tell that you have to go for PFT first, spirometry test. Then you can't find anything, then go for CT scan. What is the ABG analysis? ABG analysis is that arterial blood gas means partial oxygen in R is 75 to 100 milliam Hg.
and partial carbon dioxide, that is 35 to 45 milli mg. So it's beyond increased partial oxygen pressure and this decreases, then you can go for further. Then you have to examine the sputum. Then you can also go for that ATT level, means alpha 1 antitrypsin level is normal, is 75 to 150 mg DL. Then you will get to know about the patient and all those things. Okay, then what is the treatment? I already tell you that there will be no complete treatment of that emphysema, but yes, we can give the patient a relief. Uh, During the daytime, his activity, he feels lots of shortness of breath and all. So we give him that oxygen therapy. We can give him bronchodilators. If the patient is smoking the more than 20 cigarettes means in a day, supposing a packet. So we will tell him that you have to smoke less, and we tell him that you have to sleep in this pattern, you have to walk like this and all. So we basically tell him that you have to breathe like this. So breathing techniques. Chest precaution means we can give the patient like a physiotherapy or therapy. So if something is obstructing him in trachea or something, or mucus is like that, so we can give. There will be a surgical method is also there. Lung reduction, lung transplantation, bullectomy. All those things are there, but they are still under. They are not been implanted. Means अभी ये इतना प्रैक्टिकली सर्जिकल मेथड्स नहीं आई पेशेंट्स के पे हम लोग इतनी कभी लंग ट्रांसप्लांटेशन, लंग रिडक्शन, बोलेक्टोमी, ये अभी भी अंडर रिसर्च टॉपिक है, बट हाँ हम कर सकते हैं। अभी तक बहुत कम ऐसी चीज, ये सारी चीजें हुई है। मोस्टली हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर, स्मोकिंग और ब्रीथिंग टेक्निक्स और ये सब करते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में कहीं पे कुछ भी ऐसा डाउट लगा या फिर आपको ऐसा लगा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको क्या गेट बैक करूंगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो मैं आपने आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये नोट्स भी देख सकता हूँ। आप कमेंट्स में बता देना आपको चाहिए, तो मैं पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उधर से ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। बट all the things are very much similar, just you have to remember three things. The most common type of emphysema is centrilobular. Second thing, uh, that elastin fiber mechanism, which I already tell you, respiratory zone, conducting zone, and to solve the question in USMLE, you have to remember this note 100%. Thank you so much for hearing me.